आने लगा, देखना सही। कौन नहीं आ रहा? गणेश। चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में कल के सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं, उसे कैरी करेंगे। कल आई थिंक हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई थी, सदिश विश्लेषण पढ़े थे। उसमें हमने सबसे पहले सदिश के बारे में बता दिया था और सदिश के प्रकार के बारे में बता दिया, समान सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है। और उसके बाद एकांक सदिश के बारे में बता दिया, अक्षों के एकांक सदिश बता दिए थे, फ्रेम के बारे में बता दिया था और दिशाओं के बारे में बता दिया। एक्स अक्ष का इकाई सदिश क्या होता है, वाई का इकाई सदिश क्या होता है, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ऐसा ही है ना। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे। हमें ऐसा लगता है कि 2 दिन 3 दिन हो गए, एक्सरसाइज एक भी ना हुई। ठीक है, तो आज कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ओके बेटा, सब लोग निकालेंगे 10.1 एनसीईआरटी की। ओके, इसी को निकालो 10.1। आ जाइए, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी वेक्टर एनालिसिस, है ना, उसी को थोड़ा सा कैरी कर रहा है। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। वैसे हमें आगे का कॉन्सेप्ट लिखाना था, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ एक्सरसाइज कराएं तो आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग अपने आप को महसूस कर सके कि हाँ कोई सवाल भी कर पा रहे हैं, ना मालूम पड़े एक्सरसाइज चलती जा रही है ना, कॉन्सेप्ट चला है। आ जाइए, 10.1 का पहला सवाल पढ़ते हैं। लाओ एनसीईआरटी अपने आप ही लोग ही पढ़ दो, पढ़ो लाला, पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है लाली। चलिए पढ़ते हैं। उत्तर से ये 30 डिग्री। पहली बात तो ये समझ लो कि जो कोण है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। पहले तो ये आना चाहिए। एंगल कैसी राशि, सदिश के अदिश? क्यों, मैं पूछूंगा। और मैंने कहा था ये परिमाण भी साथ हो मतलब दिशा के साथ में तो वो है सदिश, और केवल दिशा है मतलब केवल दिशा नहीं है, परिमाण है तो वो अदिश है। वो क्या है? अदिश। तो आज इसी को थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये फ्रेम बनाना पड़ेगा, ये निर्देश फ्रेम बनाना पड़ेगा। ये निर्देश फ्रेम बना लिया। ये है एक्स एक्सिस ए लाली, और ये क्या है बेटा, एक्स डैश एक्सिस। ये है वाई एक्सिस और ये है वाई डैश एक्सिस। आपके सर ने कहा था हमेशा ऊपर की ओर उत्तर को मानेंगे, उत्तर ऊपर की ओर मानेंगे। उत्तर है, नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ। इसके नीचे क्या रहेगा, दक्षिण, साउथ। कौन रहेगा लाला, साउथ। इधर क्या रहेगा बेटा, पूर्व, ईस्ट है बेटा। इधर क्या रहेगा बेटा, पश्चिम, वेस्ट। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब हमसे जो कह रहा है उसके अनुसार हम चीजों को एक्सटेंड करेंगे, और ये हमारा मूल बिंदु है। इसी के सापेक्ष जो भी चलाव होगा, जो भी चलना होगा, इसी के हम जो भी रेस्पेक्ट में चलेंगे। अब पढ़ते हैं उत्तर की ओर। हाँ, उत्तर की ओर देखना, उत्तर की ओर कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर चल रहा है ना। अब कह रहा है बेटा, हाँ पूर्व में 40 किलोमीटर चल रहा है ना, और 30 डिग्री के एंगल पे है ना। कितने के एंगल पे चल रहा है बेटा, 30 डिग्री के एंगल, ये 30 डिग्री के एंगल पे है, और 40 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है लाला, 40 किलोमीटर चल रहा है। क्या कह रहा है बेटा, विस्थापन का आलेख निरूपण करो। इसको रिप्रेजेंट करना ही ये आलेख है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भैया हमने आलेखित कर दिया। मान लो हम इस पॉइंट पर आ गए, ए पॉइंट पे, ए फॉर ऑरिजिन है, यहां से स्टार्ट करे, ये हमने आलेख बना दिया, बात खत्म हो गई। ओके, और कहां से कहां जा रहे हैं, ओ से ए की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, लेकिन काय की ओर, पूर्व से 30 अंश के कोण पर। हमने क्या क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व से 30 अंश के कोण पर कह रहा है, बना दिया। यही इसका आलेख निरूपण है। लेकिन यहां देख लेना, यहां ये समझने का प्रयास करना, यहां पर जो ये 30 अंश कह रहा है, ये कौन सा है, ये अदिश राशि है। 30 अंश कैसी है, अदिश राशि है। लेकिन अगर हमें स्पष्ट कर रहा है कि उत्तर की ओर जाना है, तो फिर ये सदिश हो जाएगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा, तुमसे ये पूछा है इसका आलेखन करो, तो आलेखन कर दी, बात तुम। ओके बेटा, तो बना लो इसको थोड़ा सा। 30 डिग्री के कोण पर, के कोण पर उत्तर की ओर कह रहा है ना, उत्तर से पूर्व की ओर, कोई बात नहीं, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से काय की ओर, पूर्व की ओर। ठीक है,
बनाइए। हाँ, पूर्व से उत्तर बोलता, अरे उत्तर से पूर्व पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, उत्तर से पूर्व पूछ रहा है तो ये है, ये वाली उत्तर से पूर्व कर रहा है, तो उत्तर से पूर्व की ओर ऐसी तो आओगे, उत्तर से पूर्व की ओर ऐसी तो आओगे बेटा, उत्तर से पूर्व ऐसी तो आओगे, तो इसलिए हमने 30 अंश कहां लिखा जाएगा, 30 डिग्री यहां लिखा। इज दैट क्लियर? और ये कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट है। ये कहां से कहां है? नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। बना लो, बना लिए पहला सवाल। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, आप अगर आपने करे होंगे। अरे यार बंद कर लिया, वही मेरे को रिपीट कर रही है आवाज। चलिए पहला हो चुका, ये ग्राफिकल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच। अब मुस्कुराना बंद करो लाला, बहुत देर रह गई। नहीं कुछ मिल गया हो तो हमको ही बता दो, हम भी हंस लें थोड़ा। सुबह से हंस नहीं पाई, घंटा तो बोल लिए। सीमित मात्रा में, कोई चीज हमेशा सीमित मात्रा में अच्छी लगती है, अत्यधिक किसी चीज की खराब होती है, कोई भी अधिकता खराब होती है ना। एक कबीरदास जी बोलते थे शुरुआत में कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, बोलते थे। तो फिर हर चीज की अति होती है। चलिए, उत्तर से पूर्व की ओर आ रहा है इसलिए ऐसे हमने बना दिया, पूर्व से उत्तर की ओर कहता तो नीचे से बना देते। ठीक है लाला। चलिए पहला सवाल था ये एनसीईआरटी का 10.1। आगे आ जाए। आगे आ जाए बेटा। देखिए एक मेरी एडवाइस, सब लोग ध्यान रखें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अवश्य कैरी करने हैं, अवश्य, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा परीक्षा में आते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, तो हम एक्सरसाइज के साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे, नहीं आएंगे तो उनको हम कराएंगे। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, तो मुझे लगता नहीं एनसीईआरटी हुआ और भी यूनिवर्सल पब्लिकेशन हुआ, आरडी शर्मा हुआ, राजीव प्रकाशन हुआ, कहीं से क्वेश्चन बचने वाले हैं। ठीक है, फिर भी अपनी सहूलियत के लिए आप पूछ सकते हैं। आ जाते हैं, पहला हो चुका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि निम्नलिखित मापों, जो भी हमारे ये मापे हैं, अदिश और कह सदिश में विभक्त करो। अब कौन कौन सी मापे तो पढ़ लो, कौन कौन सी मापे पढ़ो बेटा, कौन कौन सी मापे हैं। हमें स्केलर ढूंढना है और वेक्टर ढूंढना है, हमें स्केलर ढूंढना है, अदिश ढूंढना है और सदिश ढूंढना है। एक तो अदिश राशियां ढूंढनी है और एक सदिश राशियां ढूंढनी है। ओके लाली, एक सदिश और अदिश। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर। इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हम लोग जानते हैं, वेक्टर में क्या होता है, ये परिमाण भी होती है और ये दिशा भी होती है। ये दिशा प्लस परिमाण, इसको सेंस बोलते थे और मैग्नीट्यूड बोलते थे। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये परिमाण है केवल, दिशा नहीं है। तो अब बता दो कौन कौन सी राशियां उसमें दी। 10 किलोग्राम, अपने आप समझा दो, 10 किलोग्राम बताइए कैसी राशि है? अदिश राशि है, हमसे बताया नहीं जा रहा कहाँ लग रहा है। ओके बेटा, तो ये अदिश राशि है, तो कौन सा है? 10 किलोग्राम अदिश राशि की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, यहाँ लिख लिया। आगे बताओ कौन सा है? 2 मीटर उत्तर से पश्चिम, बिल्कुल क्लियर कह रहा है। 2 मीटर भी इसमें विस्थापन भी दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट बता भी रहा है कहां से कहां की ओर। तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ये मैग्नीट्यूड भी है और ये भी विस्थापन हो गया ये। ओके कह रहा है बेटा। हाँ 40 डिग्री, बताए कैसा है अदिश, हमको बता नहीं रहा कहां से कहां की ओर। ओके, इसमें स्पष्ट बोल रहा था कि हाँ उत्तर से पूरब की ओर आना है, इसमें कह रहा है 40 डिग्री। सबको समझ में आ गई? आगे पढ़ना जरा। हाँ 40 वॉट, बता कैसे होगी 40 वॉट? अदिश राशि है, हमें नहीं मालूम कितना, मतलब कहाँ से इंटेंसिटी कहाँ जा रही है। ये 40 वॉट,
40 वाट। अच्छा, क्या होता है वॉट? पावर की इकाई है ना, ये तो सब जानते हैं। अशुशक्ति बड़ी इकाई है लाला, छोटी इकाई की बात चल रही है, ठीक है। ये 40 वाट अदिश राशि तो कह रहा है 90 कूलाम। ये कैसी है बताओ, सोच के बताओ, सोच के है। क्यों, मैं ये और पूछूंगा और बताओ कूलाम कैसी राशि है। अच्छा, कूलाम होता क्या है? आवेश का मात्रक होता है। अब आवेश क्या होता है ये बता दो। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कहलाता है आवेश। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाहित होते रहते हैं, है ना। आपको ये फिजिक्स वाले ने बताया होगा, नहीं बताया, डॉट डॉट डॉट, मैं किसी के नाम लेना सही नहीं। उन्होंने ये बताया होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा बाहर की ओर भागती है, ऊपर की ओर भागती है। ऐसे बताए, इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे करके भागते हैं। डॉट 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 कुछ बात है, वो पर्दे में रहना ज्यादा अच्छा रहता है, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। आपने यार समझाएं, ये 40 कूलाम बोला जा रहा है, तो इस ओर रखा जाएगा, इस ओर रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा ये भी तो पूछूंगा ना। अभी तुमने बता दिया कि हाँ इधर रखा जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में रखा जा रहा है, यहाँ रखा जा रहा है, तो ये आपको आने चाहिए। पता है कूलाम कैसी राशि है? पहली बात तो कूलाम, एक कूलाम की कोई परिभाषा बता सकता है हमें? एक कूलाम की परिभाषा बता सकते हैं? कूलाम नियम पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? जब दो पिंडों के मध्य r दूरी पर रखे जाएं, तो ये पढ़े थे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सीखे थे ना। तो वहां बताए गए होंगे कि कौन सी राशि है कूलाम। और उत्तरमाला में देखे तो ना बताए रहे हैं। हाँ, ये कौन सी राशि है? सब पागल है, तुम्हें एफ के बारे में जानकारी नहीं। एफ बराबर क्या होता है? कूलम्ब लॉ, क्या लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्या होता है? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो उसमें कहा था कि दो M1 और M2 परिमाण के दो हमारे पिंड हैं, R दूरी पर कार्य कर रहे हैं, कितनी दूरी पर कार्य कर रहे हैं, और इस पर पहला कूलम्ब लगा है Q1, इस पर काम करता है Q2, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वहां बताया था, ये दूरी की एक प्रकार की कैसी है, स्पष्ट कर रही है, दिशा को बता रही है। बताओ, दिशा बता रही है क्या? यहाँ नहीं बताई, दिशा कहाँ बता रही है बताओ? मैग्नीट्यूड तो है, ये कूलाम क्लियर तो है, लेकिन ये डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। उत्तर से पूरब है, पूरब से उत्तर है, कहाँ की ओर है बताओ बेटा? है कहीं? है कहीं? तो हम उसके अनुसार हम कहाँ रख देंगे इस बारे। तो कितना है कूलाम? 10⁻⁻90 कूलाम। फिर कितना है लाला? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सदिश है, ये त्वरण है, ये क्या एक्सीलरेशन है, वेग परिवर्तन की दर है ना, कहलाती है। तो नंबर 2 कौन सा है? त्वरण। कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, यही तो कह रहा है स्क्वायर, है ना। फिर कह रहा है और इतना ही है। 2 एम्पीयर कैसी है? धारा है, धारा, ये अदिश एम्पियर, 2 एम्पियर। और कह रहा है और 20 किलोवाट, बताओ वाट, तो अदिश ही है फिर उसी में। आप अपने आप कर लो, जल्दी फास्ट बताना यार। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे फिजिक्स में 87 नंबर है। मैथ मैथ वाले फिजिक्स थोड़ी सही होती है, ज्यादा सही नहीं। क्यों डेरिवेशन होते हैं उसमें, होते हैं डेरिवेशन, और मैथ पे डिपेंड करता है डेरिवेशन, ऐसा ही है। इसकी कितनी होती है? 1/पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर कितना पीछे पीछे कहो है? 19 9। इसका मात्रक बता सकता है कोई? इसका का? हाँ चलो जो भी, अब आप लोग सब हो गया। चलिए, अब कौन सा कराना है भाई? पहले के सब हो गए, दूसरा देखिए।
दूसरे में यही पूछ रहा है, तीसरे में भी यही पूछ रहा है। हाँ, समय कालांश बता, समय कैसा है डिसाइड करेंगे ये। ठीक है लाली, आई कौन सा है? दूरी, दूरी सदिश है। हाँ, बल कौन बताएगा? बल सदिश है, बल होता है कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, तो कर लेंगे अपने। आई कौन सा है? कार्य, वेग सदिश है। अच्छा, कार्य कैसा है? अदिश। ओके, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, इसको ही बनवाऊं मैं, इसको लिखवाऊं इसमें क्या? अब तो बना लोगे अपने आप। डन। चलिए नंबर 5, नहीं 4, सॉरी 4 लिखिए भाई। अच्छी लग रही है एक्सरसाइज? ये पहले पर आधारित है, पहले लेक्चर पर आधारित है। वो हमारी गंदी है कि हम थोड़ा कंसेप्ट के चक्कर में ज्यादा रहते हैं और एक्सरसाइज सोचते हैं कि बच्चा शायद अपने आप कर ले, लेकिन ये नहीं, आप अलग मसला है। चलिए मिटाया जाए इसको, हटाया जाए बेटा, हटाया जाए। चलिए बताइए लाली, कितना अच्छा लग रहा है ना? गणित पढ़ने में बहुत आनंद आता है ना? नहीं आता? एक दे देना जरा, काम का तो नहीं है? काम का है, उसका ब्यूटेन है उसमें, ये तो जल्दी से कागज। 4 उतारिए, 4 उतारो जल्दी, चौथा क्वेश्चन। वो वाला काम नहीं है ना, ला जल्दी। 1 किलोमीटर की दूर से कागज आ रहा देखो, है कर रहा हूँ मंथन पे, है देख ले देख ले, तू ही देख ले, हम बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ, इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 उतारिए सब लोग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए बेटा सब लोग, बनाओ बेटा, बनाओ। छायांकित आकृति में क्या पूछ रहा है बेटा? कहाँ चला गया? चौथा बनाइए, बताइए कौन कौन सदिश हैं, कौन कौन असंरेख हैं, ऐसे पूछ रहा है ना। एक वर्ग बनाइए, एक वर्ग बनाइए भाई। वर्ग दे रहा है कौन सा? नाम तो खैर स्पष्ट नहीं दिया उसने, लेकिन इंडिकेशन दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन दिए हैं बेटा, दिए हैं। इधर ये दिया है लाली, ये इधर दिया है, और ये सी वेक्टर दिया है बेटा, दिया है। ऊपर क्या दिया है? वेक्टर ए दिए है, और क्या दिया है बेटा? ये वेक्टर दिया है, इधर नीचे की ओर वेक्टर बी दिए है, और क्या दिया है? वेक्टर डी नीचे की ओर दिया है। अब एक शब्द आ गया इसमें, ये सह आदिम। बताएं ये सह आदिम का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझें, एक शब्द है इसमें, ये सह आदिम वेक्टर बताने हैं। पहली बात इंग्लिश सीखें, हम लोग हिंदी पे उतना ये कैरी करते नहीं है। पहले समझे सह आदिम का मतलब क्या है। पहले ये सह आदिम का मतलब है कि एक जगह से करस्पॉन्ड करने वाले वेक्टर, एक स्थान से उत्पन्न होने वाले वेक्टर को सह आदिम वेक्टर्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो बताएं एक स्थान से कौन कौन से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, बस इतना समझाएं हम। एक स्थान से कौन कौन वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो इसी स्थान से ये हो रहा है, देखो इस, एक इसी स्थान से ए वेक्टर हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा आसन्न बिंदु है, ये हमारा कौन सा बिंदु है? आसन्न बिंदु है। इस कारण से इसे क्या बोलेंगे? ये हमारे मतलब सह आदिम। तो कौन कौन से सह आदिम हुए? कौन कौन सह आदिम वेक्टर हुए? वेक्टर ए व वेक्टर डी। और कौन कौन बताएंगे लाली? और कौन कौन है बेटा सह आदिम? देखो एक ही बिंदु से इधर जा रहा है, एक ही बिंदु से आसन्न भुजाएं देखी थी ना हम लोगों ने, आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट जिसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, है ना। तो हम लोगों ने वहां पे जब हाई स्कूल में थे तो हम लोगों ने सीखा था आसन्न कोण, आसन्न कोण सीखे थे। तो आसन्न कोण ऐसे करके बोलते थे, एक ही बिंदु पर उत्पादन बिंदु होता है, उत्पादन बिंदु से एक रेखा कॉमन होती है, ये एंगल ये रहा, और ये एंगल ये रहा थीटा 2। तो ये हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण। उसी प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। आए क्या कह रहा है? नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? कौन कह रहा है? समान सदिश। अच्छा मैंने बताया था समान सदिश क्या होता है, जो बताएगा मुझे?
हाँ, परिणाम भी समान हो और दिशाएं भी समान हो। बताएं लाला, बताएं कौन कौन से होंगे। ये वर्ग है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ है इसकी, ये और ये समान है और ये सब बराबर होंगे क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तरह समझते हैं हम लोग, है ना बेटा। तो जितना ये दिशा समान है उतना ये दिशा समान है ना। और जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हम कह सकते हैं वेक्टर डी और वेक्टर बी, वेक्टर डी और वेक्टर डी ये कैसे हैं, ये समान सदिश है। कौन सदिश है, और ढूंढिए, और ढूंढिए। ये हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर सी हो सकते हैं, नहीं, ये समान सदिश हो गए। कौन सदिश हो गए, समान सदिश बताए है ना मैंने। उनके परिमाण भी समान हो और रास्ते की दूरी भी समान हो, बताई थी मैंने, दिशाएं भी समान हो। तो लाली एकदम क्लियर है सबको, आगे क्या रहा है बेटा। हाँ, संरेख, संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। आगे जाके कॉन्सेप्ट हम लोग ये सीखने वाले हैं। संरेख का मतलब है ये कॉलोनियल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट हैं, हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम लोगों ने सीखा था, जब ये तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते इनको बोलते समरेख स्थिति, इन्हें कॉलोनियर कहते थे। और कॉलोनियर स्थिति क्या होती थी, इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल का एरिया होता वो शून्य होता था। क्यों होता था वो हम अच्छे प्रकार से जान गए, लेकिन वो वेक्टर मेथड नहीं था। आज हम लोग जो भी संरेख का सत्यापन करने का प्रयास करेंगे वो वेक्टर मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से, तो आगे जाके अगली कक्षा में समझाएंगे। फिलहाल संरेख का मतलब एक ही सीधी रेखा में उपस्थित होने वाली। ओके बेटा, ये जो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बताएं बेटा कौन कौन संरेख होंगे। ये और सी दोनों संरेख है, यहां लिखेंगे संरेख, संरेख सदिश, कॉलोनियर वेक्टर्स। कौन कौन से हो जाएंगे लाली, कौन कौन से हो जाएंगे लाली, वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा। ये भी संरेख है बाबूजी, लेकिन ये कौन संरेख है, ये असमान संरेख है। असमान मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो है तो संरेख लेकिन कौन है, असमान है। बात समझ में आ रही, अरे ये दिशा कहां से कहां है, यहां से यहां, ये दिशा कहां से कहां है, इधर से इधर, तो असमान सदिश है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये असमान संरेख है। कौन संरेख है, असमान संरेख। एक और है, ये वाले कौन से हैं बेटा, ये वाले, ये समान संरेख है। कौन कौन से, वेक्टर डी और वेक्टर बी, ये कैसे है, ये समान संरेख। अच्छा लग रहा है सबको, चलिए आगे बढ़े बेटा, और बताएं, खत्म हो गए। बहुत आनंद आता है गणित पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। चीज बड़ा ये सिस्टमेटिक तरीके से, करीने से, सिस्टम से है, तरीके से, व्यवस्था से। हो गया सबको, और हो गया सबको। अब पढ़े पांचवा। हाँ ये पूछ रहा है क्या, क्या कुछ डायग्राम क्या पूछ रहा है। अच्छा ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, इसको उतारो पहले एक बार, इसे कैरी करना जरा एक बार, इसे कैरी करो बेटा। चाल अदिश, वेग सदिश, क्योंकि चाल होता है दूरी बटे समय, और दूरी सदिश, दूरी अदिश है, इस कारण से चाल भी अदिश होता है। क्या, विस्थापन बटे, तो जब विस्थापन मतलब सदिश है, संरेख वाला फिर दोबारा समय, फिर दोबारा देखो भाई, देखिए एक ही सीधी रेखा में जो होते हैं वो हमारे संरेख सदिश कहलाते हैं। देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों एक ही समानांतर हैं, तो जो समानांतर और संरेख बात एक ही है, मतलब ये है एक ही सीधी रेखा में है। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूं एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये संरेख हैं, एक सीधी रेखा में है। अब ये समानांतर भी हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये समानांतर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ डी हो जाए, यहाँ ई हो जाए, यहाँ एफ हो जाए, तो ये समानांतर भी है और साथ ही साथ एक सीधी रेखा में, है ना। ये आगे जाके हम लोग और स्पष्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल जब मैं संरेख इसकी लिखाऊंगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपसे कहूंगा ए बी वेक्टर बराबर ये लैम्डा बी सी वेक्टर, और समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अभी फिलहाल हल्के से समझने का ये प्रयास करो, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। एक्चुअली कारण ये है, मैं आपको समझा पा रहा हूं, शायद हमें कंफ्यूजन कहां से हो रही है, हमें कंफ्यूजन यहां से ये हो रही है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये अगर संरेख है तो एक ही रेखा पे होने चाहिए। रेखा एक ही है, ये समानांतर जो सदिश है ये एक ही रेखा पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो रेखा की लंबाई ये है
वही रेखा की लंबाई ये है, क्योंकि ये पहले से स्क्वायर है, वर्ग है, पहले से क्या है लाला, वर्ग है। तो सीधा सा दिमाग करना, जो सी वेक्टर है ये इसी पे काम कर रहा है, जो सी वेक्टर है वो इसी पे कार्य कर रहा है। शायद नहीं समझ है। हाँ तो कह तो रहा हूं समानांतर सदिश भी है ये, लेकिन समानांतर से पूछा नहीं गया। हाँ दिशाएं अलग अलग है, इसीलिए तो हमने कहा है असमान और समान, इसलिए तो असमान कहा है। असमान कहने का मीनिंग क्या है, वो दिशा कहां से कहां है, इधर से उधर है, वो दिशा कहां से कहां है, इधर से उधर है। इस कारण से असमान सदिश हैं, और साथ ही साथ ये समानांतर सदिश भी है, और साथ ही साथ ये संरेख भी। इज दैट क्लियर? आगे जाके क्लैरिफाई करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है लाली, आगे बताएं। अब कौन सा कराना है बेटा, पांचवा उतारो भैया, पांचवा उतारो जल्दी से। पांचवा उतारो बेटा जल्दी से। आनंद तो आ रहा है सबको? ठीक। वैसे ईमानदारी से बताया जाए तो ये कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज, कॉन्सेप्चुअल इसलिए है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लिखा दिया है। अब आप केवल केवल ये थी कैरी कैसे करनी है वो आपका माजरा था, कोई इशू नहीं है, वो हम करा ही रहे हैं। चलिए बताइए, पांचवा सवाल आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन आ जाइए। ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ना, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। पढ़े क्या है? हाँ वेक्टर ए व माइनस वेक्टर ए, बताए संरेख है, बिल्कुल संरेख है, बिल्कुल संरेख है। ओके समानांतर है। ओके वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए सदिश है, ये संरेख है। ये वेक्टर ए यूं काम कर और माइनस वेक्टर इधर काम करेगा, तो है तो समानांतर सदिश, तो ये संरेख है। ये क्या है, ये ट्रू है। असमान है, असमान तो है, इसलिए तो लगा, इसलिए इसे माइनस आ रहा है, समान सदिश हो जाता। हाँ बताइए, दो संरेख सदिशों का परिमाण, दो संरेख सदिशों का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दो संरेख सदिशों का परिमाण क्या रहता है, हमेशा सदैव समान रहता है। बताओ कोई क्यों? क्यों वही तो पूछ रहा, हो सकता नहीं है एग्जैक्ट, गणित एग्जैक्ट की बात करता है, अप्रॉक्स की बात नहीं करता है। सर लग रहा है, सर हो सकता है, ये सब शब्द गणित में यूज नहीं करे जाते। इज दैट क्लियर? तो वैसे कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण, दो संरेख सदिश है, दो संरेख हैं, एक ही और एक और भी जा सकते हैं और अलग अलग भी जा सकते हैं, है दोनों संरेख। अब कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, है ना, प्रत्येकांक वस्तु की पुनरावृत्ति, प्रत्येकांक स्थिति की पुनरावृत्ति कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो कह रहा है इसका जो परिमाण होता है वो सदैव समान होगा, होगा क्यों? अरे परिमाण दोनों के समान होंगे कि नहीं होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हम ये काउंट करके चल रहे हैं कि नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि हाँ मैं उदाहरण दे रहा हूं, चिंता से करते हो, इतना घबराने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं ये कोई सदिश दिया है वेक्टर ए, इसकी रास्ते की लंबाई 5 इकाई दी है, 5 इकाई, और अगली कोई ये सदिश दिया है वेक्टर सी डी, कितना दिया है सी डी, ये इसकी इकाई कितनी दी है, 8 इकाई दिया है, इसकी रास्ते की लंबाई 8 इकाई। तो दोनों संरेख तो हैं, लेकिन दोनों के परिमाण समान थोड़े हैं, दोनों के परिमाण समान थोड़े हैं। यानी ये भी संरेख, संरेख का मतलब होता है एक ही सीधी रेखा। मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज का निर्माण किन किन परिस्थितियों में होता है, एक त्रिभुज को कब कब बना सकते हैं, कोई बता सकता है हमें? अरे त्रिभुज कैसे बनता है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति एक त्रिभुज कहलाती है, ये तो सब बात पुरानी हो चुकी है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई से 2 बिंदु सीधी रेखा में होने चाहिए, कोई से 2 बिंदु सीधी रेखा में होना चाहिए, उसी दौरान ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना, समझ में आई? अगर तीनों बिंदु सीधी रेखा में है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 2 बिंदु तो सीधी रेखा में हो सकते हैं, 2 बिंदु तो सीधी रेखा में हो सकते हैं, लेकिन अगला बिंदु हो सकता है आगे पीछे कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, चाहे इधर हो जाए चाहे यहाँ हो जाए। अगर मान लो इस बिंदु पे हो गया तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, मान लो अगर इस बिंदु पे हो गया तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। कुल मिला के 2 बिंदु संरेख हो सकते हैं, काय के लिए? हाँ इनकी परिमाण बराबर हो सकते हैं। अरे परिमाण का मतलब क्या होता है, ये रास्ते की लंबाई की बात कर रहे हैं यार हम, तो ये 5 इकाई है, ये 8 इकाई है, तो इनके जो परिमाण अलग अलग हुए कि नहीं हुए, लेकिन है संरेख, एक ही सीधे रेखा में तो है लाला। कौन सी रेखा में? तो यहाँ ये फॉल्स है,
ठीक है, अगला क्या कह रहा है बेटा? हाँ, दो समान बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, एक के ऊपर एक हो सकता है। अब ये ट्रू फॉल्स अपने आप कर लेना, आप कर लेंगे, डन। हाँ, छठवां एक और क्वेश्चन है, इसे हटा दें फिर, नहीं उनके अलग किताब का है, पूछने दो, अधिकार है उनको। पढ़िए, ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है। अब पहली बात तो समझ लें कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है। सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और साथ ही साथ इक्वल भी होती है, समान भी होती है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमने बताए थे, कोई चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं बताएं, कोई क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है बताएं, कोई बताए? 7 नहीं, ओनली 4। अरे चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं बाबूजी, देखा ऐसे थोड़े हमने कह दिया आपने मान लिया, स्पष्ट है आपके सामने। एक मिनट दो, देखिए लाली, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग समझते हैं, दैट फिगर विच है बाउंडेड बाय 3 मतलब 4 साइड्स, है ना, ऐसी आकृति जो कहीं ना कहीं कितनी रेखाओं से घिरी होती है, 4 रेखाओं से, उसे चतुर्भुज कहते हैं लाली। तो अब पहले समझ लेते हैं चतुर्भुज वाले स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप आता है, तो पहली बात तो ये समझें कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, चतुर्भुज है लाली। ये कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज, ये आपने पूछा इसलिए करा रहा है ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरेललोग्राम, इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। या इससे भी पहले अगर हम काउंट करने का प्रयास करें तो एक और समझ लें, इससे पहले एक और काउंट कर लें, उसका नाम होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। पहले समझते हैं समलंब क्या होता है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, बोले नहीं, बिल्कुल बोले नहीं, ये ट्रेपेजियम होता है। ये क्या होता है, ये ट्रेपेजियम। तो क्या होता है, पहली बात तो ये समझने का प्रयास करें, तो जो ट्रेपेजियम होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इट इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। हिंदी में समझे, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। एक जोड़े में कितनी भुजाएं आएंगी, 2 भुजाएं। तो फाइनली इसका जो डायग्राम बनने वाला है तो कहीं ना कहीं ऐसे बनने वाला है, ऐसे। इसमें भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल समानांतर है, ये समानांतर नहीं है, ध्यान रखें, यानी ए बी और सी डी। हम यहां पर स्पष्ट रूप से ये अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ना कि ये इसके पैरेलल। डन। तो इसीलिए मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया होगा, ये वैसे क्लास 8th 9th की बातें हैं, लेकिन अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पर। जो है वो सब बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो भी बहुत अच्छा है ना, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो हुआ नहीं वो उससे भी अच्छा हुआ, ठीक है, और जो होगा उसके बारे में हम बता नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आप ये समझने का प्रयास करें, यहाँ भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर है, कितना जोड़ा समानांतर है, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये अलग मसला है कि सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, फिर अलग मसला है, वो अलग बात है, इसका एरिया वगैरह की बात है। अगर आपको नहीं आती तो मैं सबके स्पेशली दिखा दूंगा, अभी फिलहाल आप ये समझे। जबकि बेटा यहाँ पर एक कंडीशन और है, यहाँ बीसी पैरेलल नहीं है, ये काय के पैरेलल नहीं है, एडी के पैरेलल नहीं है, भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल है, समानांतर है। इज दैट क्लियर? ये है समलंब चतुर्भुज, है ना। अगला आता है समांतर चतुर्भुज। पैरेलल का मतलब होता है इनके बीच की दूरियां हर बिंदु पे बराबर रहेंगी। समधन अंतर समांतर, समधन अंतर समांतर, इतना मत समझ लेना, इतना, ये दोनों बराबर भी हैं परिमाण और दोनों समानांतर भी। अब मैं कहूं एक इतना एक इतना, ये परिमाण समान नहीं है लेकिन समांतर जरूर है। समधन अंतर, हर बिंदु पे दूरी बराबर है, हर बिंदु पे दूरी बराबर है। इज दैट क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले से 9 से 8 से आता है। तो फिलहाल आप ये समझ गए, ये समलंब चतुर्भुज है, वो इसलिए क्योंकि हमें वहां आना उस क्वेश्चन पे। तो ये रहा समलंब चतुर्भुज। एक होता है समांतर चतुर्भुज, क्या होता है लाली, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, ओके, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ऐसे कर, पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये क्या होता है पहले समझने का प्रयास करें, पैरेललोग्राम क्या होता है। दैट क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव बोथ पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इसमें वन साइड ऑफ पेयर इज पैरेलल, उसमें बोथ साइड ऑफ पेयर इज पैरेलल, यानी कि भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर है, भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर है। जब भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हैं, दैट मीन्स, मीनिंग क्या है लाली, मीनिंग ये है कि ये जोड़ा इसके पैरेलल है, ये जोड़ा इसके पैरेलल है, ये जोड़ा इसके पैरेलल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यानी हम यहाँ बेसिकली बहुत अच्छे प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू काय के है,
ओके, CD के, DC के और BC पैरेलल काय के है लाली, AD के। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऊपर देखो आशीष, ऊपर देखो, बात नहीं किया। आगे आता है उत्तल चतुर्भुज। कौन सा आता है? उत्तल चतुर्भुज। उत्तल को बोलते हैं काइट, इसे काइट बोलते हैं, काइट। इसे पतंगाकार क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे काइट बोलते हैं, या इसे कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं? ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? पहली बात तो समझने का प्रयास कर लें, क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, काइट क्या होती है? अरे दादा, इसमें आसन्न भुजाएं, ये वही वाली सह आदिम वाली बात आ गई अभी, सह आदिम वाली। इसमें आसन्न भुजाएं जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि सर वर्क कहाँ चला गया, आयत कहाँ चला गया। अरे आएंगे यार, वो भी आएंगे, लेकिन पहले हम तुम्हें टाइप सिखा रहे हैं। ओके लाला, तो ये हमारा ये काइट है, ABCD, ये उत्तल है। ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसकी विशेषता क्या है लाली? आसन्न भुजाएं इक्वल होती है। AD AB के बराबर होगी, BC CD के बराबर होगी, यानी ये कहीं ना कहीं इसके बराबर। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से AB बराबर क्या है लाली? AD, ये आसन्न भुजाएं हैं, लेकिन कौन सी भुजाएं हैं? आसन्न, एडजेसेंट साइड्स हैं। और क्या है साथ ही साथ? BC काय के बराबर है? अरे यार कितना, वो नहीं देखी, पतंग नहीं उड़ाई कभी? ऊपर वाली वो कन्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर ऐसे होता है, उसमें कन्नी लगाते हैं वेट को संतुलित करने के लिए, भार को संतुलित करने के लिए लगाते हैं। ये कभी उड़ती नहीं है तो कन्नी लगाते हैं, कुछ लोग पूंछ लगाते हैं। तो करते क्यों है वो? मालूम नहीं सर, ऐसे पता नहीं, कर लेते हो नहीं? हाँ, अभी बड़ा अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। मोह ना उठे ऊपर, मोह क्या होता है? नहीं, देखिए अपनी, देखिए हम लोग इंटर में पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को भी थोड़ा सही करना, मतलब बुरा मत मानना इसके लिए। अगर हम नहीं तराशेंगे तो फिर कौन तराशेगा? बात समझ रहे हैं ना? एकदम क्लियर है। एक और होता है कॉनकेव, एक और कौन सा होता है? अवतल चतुर्भुज। कौन सा होता है लाली? अवतल चतुर्भुज। अच्छा लग रहा है लाला? अवतल चतुर्भुज। इज दैट क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? ये कॉनकेव है। ये क्या है लाला? कॉनकेव। ये क्या होता है? एक कह रहा सर जे का मैंने पढ़े, मैंने तो वो पढ़ो आए तो वर्ग और समचतुर्भुज। अरे लाला रुक जा, काट खाने, गांव की भाषा में बोल दे वही तरह। तो ये इसके पार्ट हैं। ये पार्ट किसके हैं लाला? इसके पहले मूल पार्ट पढ़ लेते। मूल का मतलब है ये स्टार्टिंग से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले ये कॉनकेव क्या होता है पहले समझ लेते हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये तो यार तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम लोग पहली बार देख रहे हैं क्या? कच्चा आर्ट किताब उठा के देखना। अब ये अलग है, कच्चा आर्ट में तो पढ़े ना तो अलग बात है, हाँ वो अलग चीज है, ठीक है। तो देखा ये क्या होता है कॉनकेव? दैट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इसमें कहते हैं ऐसा चतुर्भुज इसमें एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। अरे लाला, अब मामला खराब हो गया। एक कोण 180 अंश से बड़ा, लीनियर पेयर से बड़ा करना है। अब कैसे करना है पहले समझने का प्रयास कर लेंगे लाला। साइड पकड़ पा रहे हैं? साइड पकड़ पा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल ही है ये लाला। अरे ये चतुर्भुज ही है पिट्टो, हाँ चतुर्भुज है। एक कोण 180 अंश से बड़ा है। देखो जी वाला, ये कोण 180 से बड़ा, 180, अरे स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बनेगा तो 180 से बड़ा है। देखो ये 180 हुआ ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है कि नहीं? तो ये है कॉनकेव। मैं दावा करता हूं रेयर केस में पड़ा होगा जब कच्चा आठ का है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कौन कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ाना चाहता है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो जिनका जैसे चल रहा है, सामने वाले पे हमें टिप्पणी नहीं करनी, कमेंट पास नहीं करना। आज के जमाने में लोग बड़ा कमेंट पास करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, फलाना, ग्राम, मतलब 2.5 किलो, वहां ग्राम लगा तो मैंने 2.5 किलो बोल दिया, तो गलत मत समझना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ मतलब ये आपको समझ में आया। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी की पॉजिटिविटी है तो इसकी नेगेटिविटी भी है, कुछ नकारात्मकता भी है, तो उसको समझना है। हमें कौन चीज को अचीव करना है, कौन को डिस्ट्रॉय करना है, वो अलग अलग मसला है, अलग मुद्दा है। अभी आपको ये समझ में आ चुका है, अभी आपको समझ में आ चुका है। अगर मैं परिभाषा पूछता आपसे तो क्या बताते कौन की? ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बस आप कुछ करना नहीं है। एक कह रहा है सर ये क्वाड्रिलेटरल हुआ है कि नहीं? अरे क्वाड्रिलेटरल है। अरे जब 4 भुजाएं हैं बाबूजी। अरे दादा कटवा दी तुमने मेरी।
कौन कह रहा नहीं लग रही? देखो 4 है, क्या फटी फटी बात कर रहे यार? ए बी, बी सी, ले सी डी, सी डी और डी ए। कौन कह रहा है? आदिकाल सारा समझ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल कौन पढ़ाना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है इसका डॉट 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 डॉट। जब मैं कहूं डॉट डॉट समझ जाते मेरे पुराने बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं। औरों की बातों को मैं निग्लेक्ट करता हूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इट इज ए concave quadrilateral. It is a concave quadrilateral. That quadrilateral which have only one angle is मतलब larger than 280. तो सब समझदार हो, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ये 180 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है 180 से, लीनियर पेड़ से बड़ा। सबको समझ में आ गई? अब अगला दिमाग ये आता है लाला, अगला इसको हम एंगल 1 मान लें। क्या एंगल 1 मान लें? तो यहां पर हम कह सकते हैं ये एंगल 1 इज ग्रेटर देन टू 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब चलते हैं पैरेललोग्राम के टाइप, जिसको तुम समझते थे, कह रहे थे 7, तुम कह रहे थे 5, 4, पता नहीं कौन कौन क्या कह रहा था। ये टाइप है उसके 3, इसके 3 टाइप और बाहर निकल कर आते हैं। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। जबकि क्या था यहां पर, जबकि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो BC इज नॉट पैरेलल टू क्या? इज दैट क्लियर? ये इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आयत। क्या होता है लाला? आयत, रेक्टेंगल। अगला होता है वर्ग, जो तुमने वो वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना? एक होता है वर्ग, स्क्वायर, एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है लाला? समचतुर्भुज। इट इज स्ट्रक्चर, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इज दैट क्लियर? अभी बताता हूं। आयत तो समझते ही, लेकिन ध्यान रखना, आयत भी समान चतुर्भुज है, वर्ग भी समान चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब समझें इसकी विशेषता, समझो इसकी विशेषता। इसमें जोड़े तो समानांतर होंगे ही, दोनों जोड़े समानांतर होंगे, जाओ के दोनों जोड़े, इसके भी दोनों जोड़े, इसके भी दोनों जोड़े। क्यों? क्योंकि ये तो खंड ही इसी के। अरे वो तो टाइप ही उसी के। हमें लगता है कम कम पल्ले पड़ रहा है। अब विश्वास मानिए क्लास 8 चल रहा है। कौन चल रहा है? कक्षा 8 चल रही है, विश्वास मानिए। लेकिन वही है कि अब किसी के बारे में टिप्पणी सही नहीं। ए बी सी डी पैरेलल तो पहले से ही है, साथ ही साथ अब बराबर हो। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री है, और इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग इतना समझते हैं यहाँ पर। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं, और समानांतर तो होंगी क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज के पार्ट है, खंड है। इज दैट क्लियर? समकोण पर मतलब ये है कि पूरा कोण 90 अंश का होता है, 360 का होता है, और ये बराबर बराबर भुजाओं के होने के कारण समकोण पर समझा जाता है। क्योंकि उसका रीजन है, देखो उसका रीजन ये है कि ये जो है, ये और ये आपस में बराबर है। जब ये इक्वल हैं तो इनके सामने की एंगल भी कोण बराबर है। हम जानते हैं एक त्रिभुज में सम्मुख जब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये भुजाएं भी बराबर, तो ये कोण और ये कोण समान है। तो अब इस त्रिभुज में 180 से कोण बनाओगे तो इसका मान 100% निकालो, 90 ही निकल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब अलग मसले हैं, अब इन पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी आप समझे ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर क्या है लाला? ए बी बराबर सी डी है, और बी सी बराबर लाला क्या है? ए डी। बी सी बराबर क्या है लाला? ए डी। और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर है, ये डायगोनल्स भी बराबर हैं। तो कौन कौन डायगोनल हैं? ए बी ए सी बराबर पहले बोलेगे कटवाई दी। हाँ, ए बी बराबर बी डी आ गई, और प्रत्येक कोण सबको समझ में आ रही है। आगे आता है वर्ग। वर्ग की विशेषता क्या है लाली? ऑल द साइड आर इक्वल, ऑल द साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब सिर्फ भुजाएं बराबर होती हैं और सब कोण 90 अंश। इसमें भी वही एक्टिंग होती है इसमें भी वही बात होती है। अब कोई बच्चा हमें बता दे कि समचतुर्भुज विशेषता क्या है? इसको रेक्टेंगल, इसे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और ये क्या है लाली? स्क्वायर। और ये क्या है लाली? ये क्या है? रोम्बस। ये क्या है लाली? रोम्बस। अच्छा लग रहा है रोम्बस।
अब क्या होता है समचतुर्भुज बेटा? समचतुर्भुज की ऑल साइड आर इक्वल्स, ऑल साइड आर इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। विकर्ण और इसके जो विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, इसके नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हमें आपको समझना है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो ये बराबर नहीं हो सकते, ये आपसे आगे जाके प्रश्न में कहेगा, ये आपको हमें बताएगा। ये हम इन तीनों में अंतर सिखाएंगे आपको। इन दोनों में बेसिकली नॉर्मली लोग अंतर नहीं जानते। मैं आपसे अगर समचतुर्भुज का एरिया पूछ तो आप बता सकते हैं? बताओ समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। और अगर इसका विकर्ण के अनुसार निकालें तो क्या जाएगा? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, एकदम विकर्ण, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं। इसमें दोनों विकर्ण कैसे हैं, इसलिए इसका तो हो जाएगा 1/2 d1 क्रॉस d2, इसका हो जाएगा 1/2 d स्क्वायर, दोनों विकर्ण समान। ये अलग मसले हैं। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि आपको शायद ये समझ में आई हो। ये स्ट्रक्चर है क्वाड्रिलेटरल का, काय का स्ट्रक्चर है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये पहले से आता है ना, तो उतारने की कोई आवश्यकता है नहीं। बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? ओके, 4 ही प्रकार के। कोई मुझसे 7 कह रहा था, 7, और मैंने सोचा शायद 2-3 और बढ़ गए हों, मेरे पढ़ाने के बाद से बढ़ गए हो। जे ही 7 होते हैं, वो काउंटिंग करता है तो जे ही 7 होंगे। देख लो, वे 4, 1 के 3 7 हो गए, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं? 4 ही। डन। अब इतना हर कोई जानता है, ये थोड़ा सा रेयर है, एक आध, ऐसी कोई बात नहीं। क्लास 8 का है, मैं कोई इसमें ये 3 का 5 नहीं दे रहा हूँ आपको, स्पेशल नहीं दे रहा हूँ, है सब इतना, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ऐसा ही है। तो बेटा आपके क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। ओके, मैं माफी चाहता हूं कि क्वेश्चन छूट गया। देखो बेस बनाने में क्वेश्चन छूट जाता है, लेकिन मुझे अब विश्वास, ये भरोसा है कि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इफेक्टिव समझ में आएगा। लाला, अगर कैरी करना चाहें तो कैरी कर लें, और नहीं करना चाहें तो ना करें, आप पर डिपेंड। एक दिन मैं इन सबके एरिया बताऊंगा, इन सब के अलग अलग, इसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, इन सब के अलग। एक दिन इनके परिमाण बताऊंगा, सबके अलग अलग। ओके, वैसे ये सब काम बता दिया, डॉट डॉट डॉट। मैं कहूँ डॉट 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 समझ जाना, ये कुछ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये उसी में ये समा गया, डॉट डॉट। संसार में जो भी इंसान है वो ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर इक्वल्स, और सब ही अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। परिस्थितियां आदमी को मजबूर कर देती हैं, परिस्थितियों के अनुसार आदमी एडजस्ट करता है, तो हम किसी को बुरा या भला नहीं कह सकते, है बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपको बेहतर प्रकार समझ में आई हैं, आनंद आया होगा, विश्वास मानिए। वेक्टर समझ में आया होगा बेटा। एक्सरसाइज से हमें लगता है ज्यादा इफेक्टिव समझ में आया होगा, क्योंकि पहले थोड़ा स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा था हमारा। स्टैंड का मतलब ये है कि हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा था कौन कौन क्वेश्चन हमारे किस टाइप से होने वाले हैं। हमें लगता है चीजें समझ में आ गई, चीजें मन रही बेटा। चल, अब वही आप अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है बेटा। मैं भरोसे के साथ कहता हूं, मैं बड़ा ये एक विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर ये अगली एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं आपको, 15 से 20 क्वेश्चन आप उनको निपटा लोगे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। जिन्होंने एफर्ट दिखाए होंगे उन्होंने जरूर करे होंगे। अब देखिए, मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो मेरे लिए प्लस है। ये बिट्टो करा आपने एक्सरसाइज 10.2, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल का मिले होंगे, बहुत सारे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। हुआ बेटा? कितना समय हुआ? टाइम है 8:02 हो गए, हो गया। एक क्वेश्चन करा दें उनका वाला। समय कितना हुआ? हो गई 5? झूठ बोला बोलते यार, 2 हुई हैं। इतना झूठ ना बोले यार। एक झूठ बोलने के लिए, फिर उनको बचाने के लिए, उसको स्ट्राइक करने के लिए, मतलब उसको एक कंज्यूम करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते। अब देखो, आप 3 होने लगी, अभी 5 हो रही थी, है ना। तो एक झूठ को बचाने के कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे। तो बेहतर तरीका क्या है? एक बार झूठ बोल दो,
नहीं बोलना, म्यूट नहीं बोलना। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं, मतलब बाइंड करते हैं। अगली मुलाकात कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज निकालेंगे, कल हम आपसे देखेंगे, एग्जाम्पल भी करके लाएंगे और ये दोनों चीजें करके लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास बाइंड करते हैं। ऑल द बेस्ट। अब बाद में बताएंगे। माने